नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन जलसे और जुलूस करना किसी भी सियासी पार्टी का जमहूरी हक़ है और हुकूमत की ये रिट है कि डेफिनेटली ऐसा कोई जलसा या जुलूस जो पुरअमन ना हो उसको पुरअमन करना और उसका आवाम को इस किस्म की मसाइल से बचाना ही हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ है, उसका काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी जो मुल्तान जलसे, काफ़ी दिनों से ये बात सामने आ रही थी कि हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि आप जलसे नहीं करें क्योंकि आपके जलसे जो आप कर रहे हैं उससे बहुत ही ख़तरनाक एक बीमारी है, कोरोना वायरस, वो फैल रहा है और जलसों से फैल रहा है और ये इसका दूसरा फेस आ गया जो बहुत ख़तरनाक है। ये वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़रा कह रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है और वो ये पैदा होता है, अपोजिशन की बात भी सही है, वो ये कहती है कि क्या कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसे को देखता है? अगर अपोजिशन के जलसे को देखता है सिर्फ, तो फिर कोरोना के बारे में सवाल है कि ये क्या हुकूमत का साथी है या हुकूमत और कोरोना एक पेज पे है। अब यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है वो ये है, अपोजिशन की ये बात मानी जाती है, लोगों को बिल्कुल समझ में आती है कि अगर हुकूमत जलसे के ख़िलाफ़ है और ऐसे वक्त में जलसे के ख़िलाफ़ है जब ऑलरेडी अपोजिशन ने यह दावा किया हुआ है कि ये जलसे जिसमें अवाम की बड़ी तादाद शामिल हो रही है, बहुत जल्द अवाम इस हुकूमत को उठा के फेंक देगी और मुल्तान के जलसे के बाद जो लाहौर का जलसा है वो फाइनल जलसा है, उसके बाद हुकूमत का ख़ात्मा है। ये अपोजिशन का पूरा प्लान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर जलसे से कोरोना फैलता है तो फिर हुकूमत के जो जलसे हो रहे थे अभी और कर रही थी हुकूमत, ख़ुद वज़ीर आज़म ने किया गिलगित बल्तिस्तान में, तो वहाँ क्या हुआ, क्यों नहीं उसको रोका गया? अगर उसी वक्त वहाँ हुकूमत जलसे नहीं करती तो फिर अपोजिशन पे सवाल ज़रूर उठता। लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा या कहना जायज़ है कि हमें रोका जा रहा है कोरोना की वजह से और इनको नहीं, ये ख़ुद कर रहे हैं। दीर में यानी मेरा KPK में अभी जमात इस्लामी का शायद कल एक बड़ा जलसा हुआ और उसको नहीं रोका गया, लेकिन आज जो मुल्तान का जलसा हुआ हुकूमत ने उसको बुरी तरीके से रोकने की कोशिश की और जिसका नतीजा बेहतर हुआ गलत हुआ अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। जलसा तो हुआ और जिस तरह हुआ आपने सब ने देखा है, ये एक हम आज लेके चलेंगे इस इशू को। और एक और इशू है वो ये है कि मुल्क इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हुकूमत चाहे कुछ भी कहे लेकिन सरकारी आदद व शुमार ख़ुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पे है। मैं चाहूँ तो हर फिगर को आपके सामने इंडिविजुअल डिस्कस कर सकता हूँ और हुकूमत ट्वीट के ज़रिए या अपने लोगों को, चंद लोगों को बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कह दे कि जी हम सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कौम नहीं मानती। क्योंकि ज़मीनी हक़ाइक़ पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग मसाइल का शिकार हैं, गुर्बत है और बेइंतहा महंगाई है, लोगों की सकत ख़त्म हो गई है, नौकरी नहीं है, लोग इधर उधर फिर रहे हैं। हुकूमत ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देने का इमरान खान ने नौजवानों को, और 2018 में 25 लाख अफराद बेरोज़गार थे, लेकिन इस 2 साल के अरसे में सरकारी तौर पर 1 करोड़ 17 लाख अफराद बेरोज़गार मौजूदा हुकूमत के दौर में कर दिए गए। और ये जून की फ़िगर थी 2020 की। अब तो मज़ीद 6 महीना या 5 महीना गुजर गया और इसमें कहा जाता है कि ये 1 करोड़ 37 लाख के करीब पहुँच चुके हैं। लेकिन आपने अभी मज़ीद सुना होगा और हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि मुख्तलिफ़ इदारों से वो लोगों को निकाल रहे हैं हज़ारों की तादाद में। अब सवाल ये पैदा होता है, जहाँ आप 1 करोड़ नौकरी देने वाले थे वहाँ करोड़ों बेरोज़गार भी कर दिए और मज़ीद आप और लोगों को बेरोज़गार करने जा रहे हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बेहतरी नहीं है, ग्रोथ रेट आप देख लीजिएगा। बातें ही बातें हैं फाइनेंस के हवाले से। इन इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़्ज़ियाकार, आपको बहुत आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, आपका बहुत
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और शेख वकास अकरम, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान, और सेनेटर ज़फ़र अली शाह, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक बड़ा नाम है, वज़ीर भी रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों का आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सलीम बुखारी साहब, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सलीम बुखारी साहब, ये जो आपके जलसों के हवाले से हो रहा है, मुल्तान का जलसा है, फिर शायद अपोजिशन का एक लाहौर का जलसा है, उसके बाद शायद वो कहते हैं कि जी मौजूदा हुकूमत का खात्मा होगा। मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर, मुल्तान का जो जलसा, उसका जो भी हुआ वो आपके सामने है, जो हशर हुआ है, इससे किसको फ़ायदा पहुंचा है, जो कुछ भी हुकूमत ने किया है उस जलसे के साथ? और दूसरा, इसी के साथ जो मेरा सर सवाल अटैच है कि क्या वाकई हुकूमत कोरोना की वजह से इन जलसों को रोक रही है, या खाइफ है क्योंकि बड़ी तादाद में आवाम निकल कर अपोजिशन के जलसे में मौजूद हो रही है, उसके रिएक्शन से खाइफ है? क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश। गुजारिश ये है कि आपके सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद है। पहली बात तो ये है कि देखना ये है कि इसका फ़ायदा किसी को हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर गौर करना पड़ेगा कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसका बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कि उसकी रेट जो है वो एक बार फिर अंडरमाइन हो गई है। इसलिए पहली दफ़ा नहीं है, इन्होंने कहा मानसेरा का जलसा नहीं करने देंगे, DC ने कहा मैं NOC नहीं दूंगा, इजाज़त नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, जलसा हुआ और बहुत अच्छा जलसा हुआ। पूरी KPK की हुकूमत ने गला फाड़ फाड़ के कहा किसी को घुसने नहीं देंगे, जो आएगा जेल जाएगा, जलसा उसके बावजूद भी बहुत बड़ा हुआ। फिर जनाब फजल रहमान साहब ने लाड़काना में एक जलसा बहुत ठीक ठाक कर दिया। उसके बाद लोअर दीर में जनाब जमात इस्लामी के अमीर साहब ने एक अच्छा खासा जलसा कर दिया। ये तो हो गए मुखालिफ जमातें। अब हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने एक तो असद उमर साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, उन्होंने भी सक्खर में एक जलसा ठोक दिया। ये फर्क नहीं है कि वहां 300 आदमी थे, 250 से 200 से, फर्क ये देखना है कि क्या उन्होंने भी जलसा किया। उसके अलावा आप देखिए फरदौस आशिक अवान साहबा जो है वो क्रिकेट मैच भी खेलती हैं, फुटबॉल भी खेलती हैं लोगों की मौजूदगी में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो 50 आदमी उनके पीछे वैसे खड़े होते हैं। जब हुकूमत खुद किसी SOP पर काम यानी फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे वो एक्सपेक्ट कर सकती है कि अपोजिशन जो है वो उनके SOPs को मानेगी, खास तौर से। पहली बात। दूसरी बात ये कि दूसरी लहर का शोर गौगा जो है, ये हमने सुना तो बहुत देर से है, ये कोई पिछले एक हफ्ते में नहीं आई है, ये गुफ्तगू भी पिछले 2 महीने से चल रही है। और इसके बावजूद आप देख लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान में प्राइम मिनिस्टर साहब ने जलसा किया, उनके वुज़रा अमीन गंडापुर ने किया, मुराद सईद ने किया, जुल्फी बुखारी ने किया। ये सारी वायलेशन ने उनकी रिट को अंडरमाइन किया, पहले हुकूमत की वजह से और उसके बाद अपोजिशन ने जो कुछ भी किया है। अब आ जाइए फायदा किसको हुआ। देखिए, पिछले 3 दिन से पंजाब हुकूमत समेत पूरी की पूरी वफाकी काबीना धमकियों से लेके यानी क्या कहना चाहिए, एक्शन लेने तक, और ये कि जो आएगा कानून हरकत में आएगा और मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, किसी को तोड़ने नहीं देंगे, वो सब कुछ कर करा के उन्होंने 3 घंटे का जो जलसा था उसको मेरा ख्याल है 72 घंटे का जलसा कर दिया है। वो भी आपके सामने है। ये भी मैं समझता हूँ हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का भी नुकसान है, उसकी रिट का भी नुकसान है, और उनके इम्तिहान का भी यानी उसमें नाकामी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए गुजारिश ये है कि जो कैंपेन इस वक्त हुकूमत ने चलाई हुई है उसके अंदर ना तो कोई पटवारी है जो बंदे ला रहा है, ना कोई वहाँ MNA MPA है जो अपने अपने हलकों से बंदे लेके आ रहे हैं, ना सरकारी जराए हैं कि उनके ट्रकों के ऊपर जिस तरह माजी में होता रहा है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो ये लोग क्यों आए, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि अपोजिशन की कॉल पे इतने खौफनाक पेंडेमिक की मौजूदगी में, जिसका COVID-19 हम कहते हैं, वो कैसे लोग चले आ रहे हैं जोक दर जोक। तो इसकी वाहद वजह यह है कि हुकूमत चूंकि अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी गवर्नेंस में अवामुन्नास के मसाइल हल करने में नाकाम रही है, इसलिए लोगों का एक रिएक्शन है। आप घर से बाहर निकलिए, जो भी प्रोग्राम सुन रहा है या जो भी हम प्रोग्राम में बैठे हैं, आप अपने घर से निकलिए और जो आपको बंदा नजर आए उससे आप पूछते चले जाइए
कि जनाब क्या हाल है आपकी, अब कैसी गुजर रही है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवामुन नास की आम राय इस हुकूमत के बारे में क्या है। जब हुकूमतें फेल होती हैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी गवर्नेंस में, तो वो अपने बोझ से गिरती हैं। अभी भी आप ये देख लीजिए कि वो यानी जितने भी वजीर, मशीर और तर्जुमान हैं, जो एक पूरी फौज है, उनका अभी तक वो माजी का रोना धोना खत्म नहीं हुआ है। भाई खुदा के लिए, आप स्लोगन लेके आए थे इत्साब अक्रॉस द बोर्ड, करने दीजिए अदालतों को, करने दीजिए नैब को, आप सुबह शाम को अपना काम भी तो कर लेना, सवाए प्रोग्रामों में बैठ के पिछड़ों को कर्ज करने के। आप ये बताइए, आपने अपनी अपनी वजारत में कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है? ना कोई उनसे पूछने वाला है, इसलिए कि उन सबको ये यकीन हो गया है कि बॉस को खुश करने का तरीका ये है कि कितनी गंदी तरीन, कितनी गलीज तरीन और कितनी हतक आमेज गुफ्तगू साबका हुक्मरानों के बारे में की जाए। और खास तौर से ये बात इसलिए भी अब लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो जिनको आप चोर और डाकू कहते थे, वही तो आपके आईज एंड ईयर्स है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की रेट जो है उसका कंप्रोमाइज होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है सर, जफर अली शाह साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। जफर अली शाह साहब, एक पुरअमन जलसा हो रहा है, जमहूरी हक है सर, उन्हें करने दीजिए, क्योंकि जलसे तो आप भी कर रहे हैं ना, तो जलसे उनके इसमें कोरोना, आपके इसमें कोरोना नहीं। एक सवाल सही उठाया बुखारी साहब ने, तो लगता ये है सर, यहाँ पर लगता ये है जो भी मुल्तान में हुआ उससे नुकसान तो बज़ाहिर सब मान रहे हैं कि जी आपको हुआ, क्योंकि आप ना जलसे रोक सके, बल्कि और बड़ा जलसा और रिएक्शन हुआ आवाम का, पब्लिक आई। दूसरा, क्या आप खाइफ हैं, डरे हुए हैं सर इन जलसों से, क्योंकि इसमें आवाम की इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस अपोजिशन के जलसों में, आप लगता है बहुत डर गए हैं सर? जी डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने ये भी कहा कि हम भी जलसे कर रहे हैं, हमसे मुराद हुकूमती पार्टी जो है। पहली बात तो ये है कि वो कोई जलसे नहीं कर रही, बल्कि पार्टी की सतह पर, हुकूमत की सतह पर, पीएम की सतह पर ये पब्लिकली अनाउंस किया गया कि हम कोई जलसे जो हमारे शेड्यूल थे उनको भी हमने रोक दिया, हम नहीं कर रहे। और जो हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसे हैं, जिसमें कोई शक नहीं, आपने कहा कि उनका राइट है, 100% राइट है, और वो राइट हम नहीं छीन रहे और ना कोई छीन सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट है, वो उनका राइट है। लेकिन हुकूमती पार्टी जो होती है उसके और भी बहुत सारे फ़राइज़ होते हैं जो उसने सरअंजाम देने हैं। अपोजिशन पार्टी ने सिर्फ जलसा करना है, स्टेज लगाना है, लाउड स्पीकर लगाना है, इश्तिहार देना है, बंदे इकट्ठे कर लेने हैं, दैट्स ऑल। क्योंकि कोई डायरेक्ट उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आवाम के उसकी हिफाजत का। अब जो वहाँ पर 9,000, 10,000, 20,000 अगर इकट्ठे होते हैं अवाम, तो उनके बारे में, उनकी हिफाजत, उनकी सेहत, उनकी ज़िंदगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, ये जिम्मेदारी सारे के सारी उस जमात पर है जो हुकूमत कर रही है। आगे ही आप इतने गिले कर रहे हैं, इतनी बड़ी अपना बुखारी साहब ने भी अपना चार्जशीट पढ़ दी कि ये गुड गवर्नेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमती पार्टी के कुछ राइट्स होते हैं जिसको वो एंजॉय कर सकती है, और जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो उसको ना निभाए। आपको पता है कि, और यकीनन पता होगा कि पेशावर के जलसे के बाद वहाँ पर जो कोरोना का एक अटैक आया है, वो 1 लाख, तो उसका रेशो बढ़ गया है। अगर हुकूमत ये कहती है हिज़्ब इख्तिलाफ को कि, और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी तो ज़रा कम कम सोचना चाहिए, क्या जलसे के बाद अगर आज उन्होंने मुल्तान का जलसा किया तो क्या सुबह पोलिंग हो रही है? क्या सुबह लोग ये फैसला करेंगे कि हम वोट हिज़्ब इख्तिलाफ को दें या हिज़्ब इक़्तिदार को दें? ये ऐसी बात भी कोई नहीं है। सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट करनी या सिर्फ पब्लिक एट लार्ज को उसको तकलीफ पहुंचानी, ये कोई सियासत नहीं है। कोरोना सारी उम्र नहीं रहना, अल्लाह करे कि इसको दुनिया पूरी को अल्लाह इस बूजी मर्द से बचाए और पाकिस्तान को भी बचाए। और पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमती जमात और हुकूमती लीडर ने, चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपनी हतल वसा अक्लमंदी से इसको डील किया और जिसके काफ़ी फवायद पहुँचे। लेकिन अब ये अचानक
सर अगर सर हुकूमत का काम है बिल्कुल रिट वो करना। यहाँ तो मुल्तान में पुरअमन जलसे को आपने पुरतशद्दुद बना दिया, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हुकूमतें जो होती है ना सर, एक आगे बात सर नजर आ गया सर, आप उससे नफी करें लेकिन लोगों को नजर आया उसके कमेंट दें। दूसरा ये है कि सर हुकूमतें जो है ना वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, जिस पे बुखारी साहब ने उनकी बात को आगे बढ़ाया, तो हुकूमतें जो हैं वो कारकर्दगी की बुनियाद पर अपोजिशन का मुकाबला करती हैं। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हो तो आवाम जो है वो अपोजिशन के जलसे में क्यों जाएंगे सर? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कारकर्दगी अच्छी हो तब भी उनका राइट है जाना, कारकर्दगी अच्छी ना भी हो तब भी उनका जाना है राइट। वो उनके जलसे में भी जाते हैं, हमारे जलसे में भी आते हैं। ये तो कोई एम्बार्गो नहीं लगाया जा सकता किसी शख्स पर भी, इंडिविजुअल पर या किसी क्लास पर, कि वो किसी के जलसे में न जाए। वो जाए, उनका राइट है वो जाए। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर तो उस जलसे के पब्लिक ओपिनियन ने सुबह या 12 घंटे बाद या 72 घंटे बाद या 20 दिन के बाद अगर उसका तो कोई रिजल्ट है, यानी पोलिंग, वो रिजल्ट की बात, मैं पोलिंग की बात कर रहा हूं, तो फिर तो माशाल्लाह बड़ी ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर दूसरे दिन भी मास भाई उन्होंने अपनी सुर्खियां पढ़नी है अखबारात में, मास भाई उन्होंने ये कहना है जनाब इतने बंदे जख्मी हो गए जी, मास भाई उन्होंने ये कहना है जी कि हमारा जलसा उन्होंने उखाड़ दिया, और वहां पर लीडरशिप इतनी सेन लीडरशिप, वो जब ये कहे कि अगर आपका कोई आप इस तरह करे तो आप गवर्नमेंट मशीनरी को आप अपने डंडों से मारे। ठीक है सर, ये एक न्यूसेंस क्रिएट होती है। ठीक है, न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहे हैं आप अपने, ये इस तरह। ठीक है। मैं जरा शेख वकास साहब की तरफ आता हूँ। बिल्कुल शेख वकास साहब, मुल्तान का जलसा, उससे पहले के जलसे, आने वाला लाहौर का जलसा, अपोजिशन का फैसला कुन मराहिल, हुकूमत का ये कहना कि ये कोरोना है, किस हद तक कोरोना है। दूसरा, हुकूमत ये कहती है जलसे प्रेशर सिर्फ इसलिए है कि एनआरओ मांग रहे हैं, वो हम नहीं देंगे। कैसे देखते हैं सर इन तमाम सिचुएशन को? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पे ओपनली कन्फ्रंट कर चुके हैं कि जी आप ये बताएं कि आपसे किसने मांगा है एनआरओ। हुकूमत का कोई वजीर बशमूल वजीर आजम इस बात का जवाब नहीं दे सके, बल्कि यही टेप चला रहे हैं बार बार, ये एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं। उनके लीडरों ने खुल के इनको असेंबली में भी और असेंबली से बाहर भी कहा है, हाँ भाई तफसील बताओ जी, किसने आपसे मांगा है, कब मांगा है, कहाँ मांगा है, और इनका कोई आदमी उसका जवाब देने को तैयार नहीं है। बस ये वही एक पुराने रिकॉर्ड की तरह वही चीजें बार बार चलाए जा रहे हैं। नंबर एक, आपकी बात का मैं जवाब दूं। दूसरा, यहाँ पे अभी बात हुई कि स्टेट के या हुकूमत के, स्टेट तो नहीं कहना चाहिए, हुकूमत की मशीनरी के खिलाफ उन्होंने कहा जी कि कोई आए तो उसको डंडे मारे, तो ये कौन सा तरीका है। ये मेरे बुजुर्ग हैं जफर अली शाह साहब, इनका मेरा बड़ा पुराना एहतराम का रिश्ता है, और बसद एहतराम ये नाराज ना हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं की मौलाना ने, इसलिए कि मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से इमरान खान साहब को डी चौक में एक जलसे, मैं अभी धरने की तरफ नहीं आया, एक जलसे में ये कहते हुए खुद सुना कि जनाब ये पंजाब पुलिस वाले जो है, मैं इनको ये कहता हूं कि अगर मेरे किसी वर्कर के साथ ऐसा हुआ जैसा कि फैसलाबाद में उनके एक वर्कर का और आगे पीछे कुछ तरह के मामलात हुए थे, तो मैं अपने हाथों से फांसी चढ़ाऊंगा। ये बात, आप मेरी बात सुन रहे हैं गौर से डॉक्टर साहब? जी सर। ठीक है, अच्छा। फिर जब आप धरने में आ जाते हैं तो खान साहब ने कहा, अल्फाज मैं बिल्कुल खान साहब के दोहराता चलूं, मैं को खान साहब का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मैं इंडिपेंडेंट आदमी हूं, जो चीज यहां बुरी है वो इधर बुरी कहेंगे, जो चीज वहां बुरी है वहां बुरी कहेंगे। खान साहब के अल्फाज मुझे याद हैं, खान साहब ने कहा कंटेनर नजर आए कंटेनर हटा दो, पुलिस नजर आए पुलिस हटा दो, जो तुम्हें नजर आए अगर ये तुम्हारे साथ सख्ती करे तो इनकी मुरम्मत करके वापस आना। फिर खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होके कहा कि हम नून लीग की ना हुकूमत की ना अहली की कीमत ज्यादा बिजली के बिल से क्यों अदा करें, और साथ ही उसको वहां पे आग लगा दी। अब जो पार्टी और जिस पार्टी की लीडरशिप खुद ये सारे काम करती हो, उनको ये जेब नहीं देता कि एक अपोजिशन लीडर के इस जुमले को पकड़ के बैठ जाए जी उन्होंने ये क्यों कहा जी पुलिस के आगे डंडे उठाएं। अब पुलिस अगर नाजायज किसी को रोके तो डंडे ना उठाए तो क्या फूल उठाएं उनके सामने? तो मैं ये समझता हूं कि जो चीज कल इमरान खान साहब की जात के लिए जायज थी,
वो आज अपोजिशन के लिए कैसे नाजायज हो गई है, एक बात। अब दूसरी बात जो आपने जलसे की वो मैं आपको बड़ा वाजे बताता चलूं कि ये जलसा एक नॉर्मल जलसा होना था, जिस तरह गुजरांवाला में हो गया, जिस तरह कोयटा में हो गया, और हो सकता है इसकी एक दिन की खबर लगती, उसके बाद अपोजिशन फिर तगोदो में होती कि अगला कोई इवेंट करेंगे तो शायद हमारी कोई खबर बने। मगर पंजाब हुकूमत की और पीटीआई की गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से जिस इवेंट ने मीडिया में सिर्फ 6 या 8 घंटे सर्वाइव करना था, वो इवेंट होने से कोई 48 घंटे पहले ही मीडिया में फोकस हो गया। उसके बाद वो इवेंट की रात क्या हुआ, उसके बाद आज क्या हुआ, और अब कहां। देखिए मैं आपको बताता हूं, अब कराची का जो जलसा था उसमें अगर कैप्टन सफदर वाला वाकया ना होता तो शायद वो एक दिन की खबर थी वो खत्म हो जाती, मगर वो इनकी बेवकूफी से, पीटीआई की हुकूमत से, वो जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई वो वाकया, वो लाइमलाइट जो इस वक्त अपोजिशन अपने ऊपर चाहती है वो इन्होंने खामखा उनको दे दी। अब गुजरांवाला में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, वो एक दिन के बाद खबर खत्म होगी। कोयटा में तकरीरें हुई, वो खत्म हो गई बात। अब यहां मुल्तान में ये जो काम किया पंजाब पुलिस ने, 7 के जिलों से नफरियां मंगाई, स्टेडियम में पानी, बंदे गिरफ्तार, वजीर आजम का बेटा महीने के लिए, साबका का महीने के लिए डिटेन, 4 बेटों के FIR में नाम, बंदे गिरफ्तार, लोगों के घरों में घुस गए, चादर, ये सारी कहानियां मैं बात नहीं करता। अब ये करने के बाद आपने ऑपोजिशन को वो दे दिया जो चाहते थे। अब हो सकता है कि कोरोना स्केयर की वजह से जलसे में इतने लोग ना आते, मगर अब अगर तादाद कम भी आई होगी, वैसे तो उनका कामयाब जलसा मैंने देखा, अगर कम भी आई होगी तो वो कह सकते हैं भाई जहां स्टेडियम में पानी छोड़ा गया हो, मेन शाहराहों पे ब्लॉक रखे गए हो, कंटेनर रखे गए हो। सो ये बातें जेब नहीं देती हैं, खसूसन उस वजीर आजम की हुकूमत को जिसने कहा हो कि हुकूमत शौक, अपोजिशन शौक से आए, हम कंटेनर भी देंगे और साथ खाने का बंदोबस्त भी करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਉਹਨੂੰ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, बेचारे ਨੂੰ ट्रक पे खलोना पै गया। ਤੁਸੀਂ कंटेनर के नाल जनाब रोडा बंद कर छड़िया। आपने उनको खाने का बंदोबस्त तो करके नहीं दिया। आपने जनाब उनके खाने, क्या आप जेलों में बेचारे खाने पहुंचाते फिरेंगे, कई जिलों से बंदे गिरफ्तार। ये अननेसेसरी था। इट वाज जस्ट एन इवेंट बिफोर अ बिगर इवेंट। उनका बिगर इवेंट क्या है? उनका बिगर इवेंट इधर लाहौर का जलसा है या लाड़काना में वो पहले प्लान कर रहे थे, आई डोंट नो वो क्या करेंगे, 27 दिसंबर को मेन जलसा, उसके बाद उन्होंने यहां धरना देके अपने इस्तीफे देने, वो मेन इवेंट है। आपने तमाशा मेन इवेंट से पैसे पहले ही लगा लिया है। हुकूमत अगर इसको सैनिटरी पे सैनिट, और जो है ना जी कोरोना हो गया, कोरोना की तुसी कोरोना की गल कर दो, जितने हुकूमती वजीर हैं डॉक्टर साहब, जितने हुकूमती MNAs हैं, जितने हुकूमती MPs हैं, सारों की फेसबुकें निकाल के आप चेक करें, अपने हलकों में ये 500-500 हजार बंदों की कुलखानियों पे बगैर मास्क के बैठे हुए हैं। जब ये इस्लामाबाद में आते हैं, टीवी पे बैठते हैं, इनको कोरोना याद आ जाता है यहाँ पे, और अभी यहां से उठेंगे अपने हल्के में जाएंगे, सबसे फ्रंट पे कुलखानी में ये चढ़ के बैठे होते हैं। ठीक साहब तो पहले इनकी सरजनिश करें ना। ठीक है सर। रह गया पेशावर के जलसे की वजह से पेशावर में कोरोना फैल गया, माजरत के साथ। गुजरांवाला के जलसे की वजह से गुजरांवाला में कोरोना नहीं फैला, कोयटा की जलसे की वजह से कोयटा में कोरोना नहीं फैला। पेशावर दे को खास बीमारी सी, पेशावर के जलसे की वजह से पेशावर में फैल गया। देखें, कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, आप भी बार बार कह रहे हैं, मैंने भी कहा है, वजीर आजम भी ये फरमाते रहे हैं, ऑपोजिशन वाले भी ये कहते हैं। ये कौम को पागल है, इस कौम को समझ नहीं आ रही कि जानलेवा बीमारी है। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई ये डिसाइड करता है तो ठीक है। गिलगित-बल्तिस्तान का इलेक्शन कोरोना में नहीं हुआ, सही बात। हुकूमत के वज़रा ने वहां कोरोना में जलसे नहीं किए। अमेरिका का इलेक्शन कोरोना में नहीं हुआ। सर कोरोना और हुकूमत एक पेश पे है सर, इसलिए उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा ये कहा जा रहा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक ले वापस आते हैं। वेलकम बैक। बुखारी से एक बहुत ही अहम जो इशू है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सर आप ये देख रहे होंगे कि आप जानते हैं मौजूदा हुकूमत की, हम भी बुलाते हैं, कहते हैं 2.5 साल हो गया है, किसी भी मिनिस्ट्री की कोई कारकर्दगी जो आप देना चाहें दें, लेकिन नहीं मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बात सही कही जाती है कि मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो सिफर है। एक तरफ ये सिफर है, दूसरी तरफ कोई सरमायाकारी, कोई न्यू इवेंट्स, कोई न्यू सरमाया, कोई ऐसी जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है सर। उसकी बुनियाद पर जो है वो नए लोगों को अपॉइंटमेंट मिले। इवन के CPAC के जो 9 कमर्शियल जोन थे जो बहुत ही अहम था, जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है एकोमोडेट करना था, एक जोन भी अब तक ये नहीं बना सके हैं।
अब सवाल ये पैदा होता है कि सर 2018 जून में 35 लाख थे जो नवाज शरीफ साहब गए थे, और फिर केयर टेकर आई, इलेक्शन का ज़माना आया, उसमें भी 35 लाख थे। अब इनके जो 2020 जून तक हुआ है वो सरकारी आदादोशुमार 1 करोड़ 17 लाख है, और अभी मजीद 6 महीना तो लोग कहते हैं 1 करोड़ 37 लाख। अब सर ये एक तरफ है, दूसरी तरफ अब जो सुनने में आ रहा है वो बहुत तकलीफ दे है सर। स्टील मिल के लोगों को जो है वो हज़ारों की तादाद में निकाला जा रहा है, PIA से निकाला जा रहा है, टूरिज्म से निकाल दिया गया है, इसी तरीके से रेलवे से है, बहुत सारी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से लोगों को निकाल दिया गया, निकाला जा रहा है सर। बेरोजगारियों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है, और ये तो सर, और खुदकुशियां बढ़ गई हैं, क्राइम बढ़ गया है, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर दानिश, पहली बात तो यह है कि जफर अली शाह साहब ने जो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे, सियासत पे उनकी बड़ी ग्रिप है, लेकिन जो मैंने गुफ्तगू पहले सेगमेंट में की थी उसका भी इसमें रिफ्लेक्शन आएगा। इसी तरह शेख मिरकाज साहब ने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके वादे याद दिलाए हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके ऊपर बात करनी चाहिए। मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ बराह रास्त। देखिए, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और जो उनके उससे पहले इलेक्शन कैंपेन में कंटेनर के ऊपर जो दावे और नारे थे, उन सब के ऊपर उन्होंने रिलीजियसली ये अपना इख्तियार समझा है कि उन्हें हर उस वादे, दावे और अज़म और जो यानी कमिटमेंट्स थी उनकी, उसके ऊपर यू टर्न लेने का ठेका है उनके पास। ये उनको खुदा ने पता नहीं कैसा राइट दिया है कि जो वादा किया था ना उसके उलट जाए। मैं मिसाल देने बैठूंगा तो पूरा प्रोग्राम में पूरा मेरा जो वक्त है वो जो है वो खर्च हो जाएगा। उन्होंने कहा IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, IMF भी गए। उन्होंने कहा भीख नहीं मांगूंगा। सारे बेगैरत थे जितने भी थे साहब, माजी के लीडर सारे, उन्होंने मांग मांग के भीख पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। पता चला जब से मौसूफ आए हैं उस वक्त से सिर्फ भीख ही मांगी जा रही है और तो कुछ हो नहीं रहा। तो मतलब कहने का ये कि एक तो उनको आप ये कहना छोड़ दें कि आपने ये कहा था और उसके उलट किया, ये तो अब यहाँ का लॉ ऑफ द लैंड है। असल प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन तो इन्हें पता नहीं गिरा पाएगी कि नहीं गिरा पाएगी। हालांकि मैं इस फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं करता कि तहरीकों के नतीजे में हुकूमतें नहीं जाती। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं आधे मिनट में आपको रिकॉल कर देता हूं। भुट्टो के खिलाफ UDF बना था जिसके नतीजे में 4 आने चीनी महंगी होने पर उनको घर जाना पड़ा था। फिर उसके बाद भुट्टो जैसा शातिर आदमी आया, उसके खिलाफ PNA बनी जिसके नतीजे में उनको जाना पड़ा। फिर उसके बाद बेनज़ीर आई, उसके खिलाफ IJI बनी, उनको घर जाना पड़ा। फिर अब लेट में काट रहा हूँ, छोटी छोटी सेंसर कर रहा हूँ बातें। अब जो PT आई तो नवाज शरीफ को घर जाना पड़ा। तो तरीकों के नतीजे में जाते हैं लोग। इसी तरह से अनडब हो गए थे ज़ियाउल हक साहब। अगर तैयारा ना फटता तो MRD की और ARD की मूवमेंट जो है वो ऑलमोस्ट उनको ले दे गई थी। नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जिसकी क़यादत कर रहे थे। देखिए, गुजारिश ये है कि हुकूमत इस अपोजिशन से गिर पाएगी या नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान अपनी जगह है। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर हुकूमतें किसी के गिराए से ना गिरे तो वो अपने बोझ से जरूर गिर जाती हैं, और अपना बोझ इनका बहुत ज्यादा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, रिपीट कर रहा हूं, किसी मिनिस्टर की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कहीं फिगर फेज करने का ताना ये देते थे इसहाक डार को, जो फिगर फेजिंग अब हो रही है उसका कोई पैरेलल नहीं है हमारी तारीख में। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे बड़ा कसूर जो मैं समझता हूं है, और मैं जुर्रत से ये कह रहा हूं, कि ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग हिज ओन प्रोपेगेंडा। उनके मशीर, उनके तर्जुमान, उनके वजीर जो उनको कहते हैं वो आंखें बंद करके मान लेते हैं, और उस मान लेने के नतीजे में ऐसी यानी उनसे गलतियां होती हैं। जो रिसेंट इंटरव्यू अगर आपने देखा, उनका एक चैनल के ऊपर चला था, उसके अंदर जो अहम सवाल थे उनमें से किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और अल्टीमेटली ये कहा कि यार ये जरूरी नहीं होता कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि उनको बाहर की ग्राउंड रियलिटी से ना कोई अवेयर कर रहा है और ना वो अवेयर होने के लिए तैयार है। वो कहते हैं दुनिया में पाकिस्तान जो है इस वक्त मोस्ट रिस्पेक्टेड कंट्री है। पता नहीं कौन कहता है सिवाय हमारे प्राइम मिनिस्टर के। जो उनके तर्जमान और मशीन है वो तो कहते हैं कि जनाब पूरी दुनिया की क़यादत खड़ी हो जाती है जब इमरान खान साहब आते हैं। एंड ही हैज स्टार्टेड बिलीविंग ऑल दिस। कश्मीर के ऊपर वी हैव नो फेस टू शो,
टू द वर्ल्ड एज वेल एज टू द कश्मीरी पीपल। अगर ये मेरी बात की तस्दीक आपको चाहिए तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को फोन करके जरा पूछ लें व्हाट डू दे फील अबाउट पाकिस्तान एंड इट्स रोल, खास तौर से। अच्छा, फिर हमें ये कहा जाता है कि जनाब देखें पिछली हुकूमतों ने क्या किया था। भाई ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि पिछली किसी हुकूमत के दौर में आर्टिकल 370 रिवोक नहीं हुआ था, आर्टिकल 15A रिवोक नहीं हुआ था। पिछले हुकूमतों के दौर में 1.5 साल से कश्मीरी कर्फ्यू में नहीं थे। इट्स ए क्रिटिकल सिचुएशन। आपके रिफ्लेक्सेस हैव टू बी डिफरेंट देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। तो आप कैसे इक्वेट कर सकते हैं अपने आप को उससे। उसके बाद देखिए CPEC हमारा जो गेम चेंजर है, सभी रजीम्स ने सक्सेसफुली माना कि वो है, लेकिन आज उसकी हालत क्या है। अब अगर आप खुश होना चाहते हैं कि नहीं जनाब CPEC ने तो कमाल कर दिया है, तो वो आपकी मर्जी है। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर अपनी आंखें खोल के खुद अपनी आंखों से देखना शुरू करना चाहिए, शायद कोई बेहतरी हो जाए। ठीक है, मैं आता हूं जफर अली शाह साहब। जफर अली शाह साहब, इदारे से लोगों को अब निकाला जा रहा है। मैंने आदाद शुमार तो दे दिया, ये मेरे आदाद शुमार नहीं है, सरकारी आदाद शुमार है जो मैंने आपको दे दिया है। दूसरा ये कि सर नौजवानों से वादा किया, जो वादे को भी मना कर दिया गया है। लेकिन मैं एक यहाँ सवाल उठाऊंगा सर, ये हुकूमत कहती है कि जी इदारे पे खसारे में हैं ये इदारे, तो सर ये इदारे खसारे में पहले भी थे, ठीक है, लेकिन लोगों को बेरोजगार नहीं किया जाता था उस गवर्नमेंट में, बल्कि उनका ग्रोथ रेट 5.8 तक पहुंच गया था। सर आप ग्रोथ रेट ले आए हैं माइनस में और इदारे से लोगों को निकाल भी रहे हैं, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब आपने खुद ही फरमा दिया कि पहले भी खसारे में थे, पहले खसारे में भी थे, और पहले खसारों ने पाकिस्तान की मुआशियात का सत्यानाश करके रख दिया है। आप जनाब ये तो कह रहे हैं कि छांटी हो रही है, वहां से निकाले जा रहे हैं। ये आपकी स्टील मिल जो है, इसका पिछले जरा सालों का खसारा भी बताएं और वहां के एम्प्लॉइज के नंबर भी बताएं, और वहां पर जो सरप्लस जा रहा है और बाकी बंद है स्टील मिल जो है। तो ये इस तरह अगर सिर्फ निकम्मे लोगों को या अपने सियासी कारकुनों को या अपनी पार्टी के वर्करों को आपने मुल्क के खजाने से तनख्वाहें देनी है, तो ये भारत अपनी अपनी पॉलिसी है हर किसी की। यहाँ पर वही एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के खजाने से वही तनख्वाह लेगा जो काम करेगा। जो अगर काम ही नहीं करता अदारे के अदारे, आपने PIA का हाल देखा, वो भी इमरान खान की गलती है कि PIA का जो सत्यानाश हुआ। और इसी तरह अभी हालिया में ये आप अदारे उन्होंने फिर वे सियासी वर्कर जाके मुजाहरे शुरू कर देते हैं कि ये इसमें स्टील मिल से इसकी छांटी क्यों हुई है। डॉक्टर साहब, दुनिया के किसी खिते में किसी शख्स को कोई ऐसी तनख्वाह नहीं दी जाती जिसका वो काम भी न करे लेकिन उसको तनख्वाह भी मिले। ये इस तरीके से तो सर आपके जो मिनिस्टर हैं, आपके वजीर आजम और आपके जो मिनिस्टर, पूरी कैबिनेट है 51 की, वो तो कोई काम नहीं कर रही है लेकिन तनख्वाह तो ले रहे हैं सर वो। ये एक मूड पॉइंट है कि वो काम क्या कर रहे हैं, कितना काम करना है उन्होंने और कितना वो कर रहे हैं और कितना वो काम नहीं कर रहे। ये आई एग्री विद यू कि वो ये मूड पॉइंट है एक। लेकिन पार्लिमानी निजाम में पार्लिमानी कैबिनेट के बगैर, इनके बगैर तो हुकूमतें आगे नहीं चलती। वो तो अकेला तो दुनिया का पता है कोई पार्लिमानी निजाम जिसमें अकेला प्राइम मिनिस्टर आपने सदर भी रखा हुआ है, उसको भी बहुत हैवी तनख्वाह देते हैं सर। इतना ज्यादा सदर ऐवान सदर पे पैसा खर्च हो रहा है और सदर को यही नहीं पता होता है, वो ट्वीट कर देते हैं किसी के मरने का, हालांकि वो अभी जिंदा है। सर बताएं ना इसके ऊपर क्या कहेंगे मुख्तसर पे, मैं जाऊं शेख। सदर आमने नहीं रखा हुआ, सदर पाकिस्तान के आइन ने रखा हुआ है, वो जरूर है। बगैर सदर के पार्लिमानी निजाम नहीं चल सकता, बगैर सदर के दस्तखत की कानून साजी नहीं हो सकती। और बड़े इंपॉर्टेंट काम किए उन्होंने। आप देखिए वो हाथी कावन जो था, उसकी रिस्पेक्टेबल जो रिटर्न हुई है, वो जो पिछली हुकूमत में थे, सदारती दफ्तर जो है उसका भी और वजीर आजम के दफ्तर का भी जमीन आसमान का फर्क है उस खर्चे में। और नहीं सर बढ़ गया है, सर बढ़ गया है पैसा। ऐवान सदर का पैसा बढ़ गया है सर। शाह साहब उन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं ना, डॉक्टर शाह साहब उन हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
बड़ा नहीं है। नहीं, और सर। वजीर आजम क्या उसका आपका क्या कहते हैं, वो भी सर, बड़ा है। वो भी बढ़ गया है सर। अब अभी जो बढ़ाया है सर, तनख्वाह नहीं, बढ़ाई है नहीं, सर। नहीं, लेकिन सर उस वक्त तो साहब, कारकर्दगी बनाओ थी ना, अब तो नहीं, कारकर्दगी भी नहीं है। आपने सही कहा, जो लोग काम नहीं करते हैं उनको पैसा नहीं देना चाहिए। तो 51 मुशीर वजीर और एक वजीर आजम जिनका कोई काम 2.5 साल में तो नजर नहीं आ रहा है ना सर। मैं आगे चल के बात करूंगा, मैं जरा एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के फौरन बाद मैं शेख वक्त तरफ आता हूं इन सवालों को लेके। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। शेख साहब क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? डॉक्टर साहब, बात यह है कि आपने सुना होगा कि स्टील मिल के मुलाजमीन की खबर सुन के तो एक आदमी की तो डेथ हो गई फौरी। वो बेचारा जो है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। वाहिद कफील था घर का, ये अखबारों में भी आया, मीडिया ने भी बताया। जी जी। रेलवे हो जाए, PIA हो जाए, स्टील मिल हो जाए। मैं शाह साहब की इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि सरकारी महकमों में लोगों को काम ना करने की आदत जरूर है, और जो आदमी काम नहीं करता और बगैर काम के हराम खाना चाहता है उसको घर भेज देना चाहिए। उसके साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है। अगर वो अपनी गुर्बत का वो करना चाहता है कि मैं गरीब आदमी हूं तो मुझे जी आपने निकाल दिया है, तो बहरहाल गरीब आदमी है तो फिर काम भी करना चाहिए है। मगर आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सा पैमाना है कि आपने ये देख लिया कि ये इतने हजार बंदे स्टील मिल में काम नहीं कर रहे थे, इतने हजार बंदे PIA में काम नहीं कर रहे थे, इतने हजार बंदे रेलवे में काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, कोई रिपोर्ट्स, कोई समरी, कोई शिकायत, कोई ऑब्जेक्शंस, कोई तो प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए था ना जी। अचानक ठीक है जी और सानू इतने बंदियां की लोड़ नहीं है, इनको फारिग कर दे, और उसके बाद ये कहना कि जी ये काम नहीं कर रहे थे। हाँ, लोग काम चोर हैं, हराम खाना पसंद करते हैं, मगर ये जो गरीब बेचारे बेरोजगार हुए हैं, इनमें इतने कैसे लोग थे, कितने थे, कहां थे, आपको कैसे पता चला? तो मैं ये समझता हूं ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बट क्या कहें, अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में खान साहब ने U-टर्न की डेफिनेशन दे दी है। उन्होंने कहा जी भाई स्ट्रैटेजी चेंज हो जाती है जब आगे मुखालिफ कोई ऐसा या कोई मुखालिफ टीम ऐसा काम कर दे। तो मुझे लगता है कि करोड़ नौकरी वाली स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है। और करोड़ बंदे नू रोजगार नहीं जो देना, और करोड़ बंदे नू बेरोजगार करना जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? सो मैं U-टर्न का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। खान साहब ने कहा इट्स द चेंज ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ द PTI गवर्नमेंट इज कि बंदों को ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयड करें। देखें कौन काम नहीं कर रहा था, आपको इदारों के हेड्स जो थे उनको इंश्योर करना चाहिए था। लोगों से काम कैसे लेना है, ये जो लोग इक्तदार में बैठे होते हैं, आपने ही पॉलिसीज बनानी है जिनसे आप लोगों को से काम ले सकें, ना कि आप ज्यादा लोगों को उसकी तरफ ले जाते हैं। आपने बंदे बेरोजगार के घर भेजने शुरू कर दिए। अब ये कैसे आप इनसे तवक्को करते हैं कि ये को खैर की तवक्को रखते हैं? ये फियर जो है अब हर इदारे में आ गया है कि हमारे साथ ऐसे ही होगा। तो मैं ये समझता हूं कि मैं इसकी मजम्मत करता हूं, ये ज्यादती हुई है। अगर कोई इस किस्म के अनासिर थे तो उनके ऊपर बाकायदा एक प्रोसीजर है काम का, वो पूरा करना चाहिए था। उसके बाद बंदा अगर कोई काम नहीं करता तो निकाल देना चाहिए था। ये तो सरासर जो है ना, वो जो ये कोई जालिम किस्म के टेक्नोक्रेट्स होते हैं जिनका पब्लिक और आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके पास वाहिद हाल यही होता है, इसको रख लो, इसको निकाल दो। अवामी नुमाइंदे जब बैठ के चीजों के फैसले करते हैं तो वो अवाम से आते हैं, अवाम के मसाइल को जानते हैं, उनके घरों की रोजी रोटी के हवाले से वो बहुत सा इल्म रखते हैं। ये जो करोड़पति अरबपति टेक्नोक्रेट आके वजारतों में बैठ जाते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के हकायक दा कख नहीं जे पता। इसलिए जब ये फैसले करते हैं तो वो इस किस्म के सख्त फैसले होते हैं जो छुरियां फिर अवाम की गर्दन पे पड़ती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा डॉक्टर साहब,